मेरे माता पिता के देहांत को 10 साल हो चुके हैं। मैं अपने भाई और भाभी के साथ रहती हूँ। कोई दरवाज़ा जल्दी जल्दी बजाने लगा। भाभी किचन में बिजी थी, इसलिए मैंने ही जाकर दरवाज़ा खोला। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतनी भी क्या जल्दी है, कचरे वाले को या बेल पर हाथ रख के ही भूल गया है। लेकिन मैंने उससे गुस्से की वजह प्यार से ही पूछा कि क्या हुआ भैया, आपकी कोई ट्रेन छूटे जा रही है जो आप इतनी जल्दी में हो? तो वो कहने लगा, मैडम ऐसा ही समझ ले। वो एकदम से कचरे के डिब्बों की तरफ बढ़ा और उनमें हाथ डालकर कुछ देखने लगा। फिर एक कूड़े का डब्बा भाभी के हाथ में देखकर वो खुश हो गया और एकदम से वो डब्बा उठाकर बाहर चला गया। वही खड़ी मैं उसका इंतजार कर रही थी ताकि वो कचरा खाली कर दे तो मैं डस्टबिन लेकर दरवाज़ा बंद कर दूं। मगर मैं हैरान रह गई जब कचरे वाले ने कचरे का डिब्बा कचरे की ट्रॉली में डालने की बजाय अलग से थैली में डाल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खजाना उस कचरे वाले के हाथ लग गया हो। मैं कचरे का डिब्बा उठाकर अंदर आ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अभी भी कचरे वाले के बारे में ही सोच रही थी। आज भैया ने घर पर आना था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भैया के आने के अनुसार भाभी का मूड इतना खराब क्यों हो जाता था। भाभी आज भी 2 दिन के मैले कपड़े पहने हुए, बाल बिखरे हुए, उलझी उलझी परेशान नजर आ रही थी। मुझे अपनी भाभी के इस बर्ताव पर बहुत हैरत हो रही थी। भैया अक्सर बिजनेस के सिलसिले में दौरे पर होते। भाभी अपनी ऐसी हालत तब बनाती थी जब भैया के आने का पता चलता। इस बात को लेकर दिल ही दिल में मुझे अपनी भाभी से बहुत सारी शिकायतें होने लगी थी, लेकिन मैं चुप रह जाती थी। भैया के आने पर मेरी भाभी को तो खुश होना चाहिए था, मगर भाभी तो सड़ी सी शक्ल बनाकर पूरे घर में घूम रही थी। भाभी ना भैया के साथ बैठती थी और ना ही उनसे ज़्यादा बातचीत करती थी। वो भैया से बहुत ज़्यादा कटी कटी और नाराज़ रहती थी। ये सब कुछ देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। पहले मेरे पास ये सब कुछ नोटिस करने का समय नहीं था। मैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले में हॉस्टल में ही रहती थी, मगर जैसे ही मेरी छुट्टियां होती मैं वापस अपने भैया और भाभी के पास आ जाती थी। पर अब मैं अपने पेपर देकर बिल्कुल फ्री थी, तो हर चीज़ नोट कर रही थी, क्योंकि अब मेरे पास कोई काम नहीं था, फुर्सत ही फुर्सत थी मेरे पास। मगर यहाँ कर भाभी का बर्ताव मुझे बहुत ही हैरान कर रहा था। भाभी भैया के घर आते ही अजीब अजीब हरकतें करती, उनके रंग ढंग एकदम से बदल जाते थे। मुझे तो ये सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। जबकि भैया पूरे 15 दिन के बाद घर आते थे, तो भाभी को तो तभी रात में ही कमरे की सफाई याद आ जाती थी और वो कचरे वाली बास्केट अपने साथ कमरे में ले जाती थी। और आज जब भाभी सफाई करने वापस आई तो वो बास्केट रखकर अंदर चली गई। तो उस कचरे की बास्केट को देखकर मुझे सुबह वाला किस्सा याद आ गया। अगले दिन फिर से जब मैं कचरे वाले को कचरा देना हुआ था, आज फिर वैसा ही हुआ जैसे कल हुआ था। आज भी वो कचरे वाला बहुत ही जल्दी में लग रहा था। वो अंदर आकर खुद ही कचरे के डिब्बे उठाता था, इसीलिए मैं देख नहीं सकी कि उस डिब्बे में क्या था। इतना तो मैं समझ गई थी कि भाभी कमरे की सफाई करती है तो ये रेड वाला कचरे का डिब्बे में कचरा डालती है और सुबह कचरा वाला उस कचरे के डिब्बे को उठा लेता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस डिब्बे में ऐसा क्या था जो कचरे वाला इतना खुश हो जाता था। अब मैंने सोच लिया था कि कल कचरे वाले को कचरा देने से पहले मैं ज़रूर देखूंगी कि इस डिब्बे में आखिर ऐसा क्या है। लेकिन अगले दिन ऐसा करने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि भैया को वापस जाना था। भैया के जाते ही भाभी फिर से अपने नॉर्मल रूटीन पर वापस आ गई। अब वो बहुत ज़्यादा सुलझी लग रही थी। नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर निकली। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ। जो काम उन्हें भैया के आने पर करना चाहिए था, वो काम उन्हें भैया के जाने के बाद कर रहे थे। लेकिन मैंने भाभी से इस बारे में कोई सवाल नहीं किया और मैं खामोश रही। आज कचरे वाला आया और आते ही मुझसे अपने भैया के चले जाने के बारे में पूछने लगा। मैंने अपना सर हाँ में हिला दिया। मुझे कचरा वाला भी बहुत अजीब और सरफिरा लग रहा था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि आज के समय किसी आदमी का कोई भरोसा नहीं। कहीं भैया की वापसी का सुनकर कचरे वाला चोरी के इरादे से हमारे घर में ना घुस जाए, या किसी और बुरे इरादे का सोचकर वह बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। जब तक भैया घर पर नहीं थे, ये कचरा वाला भी देर से आता और बिना किसी जल्दबाजी के बहुत ही आराम से कचरा उठाकर लेकर जाता था। मुझे इन सब का बर्ताव बहुत हैरान कर रहा था। कभी कभी भाभी ऐसी कोई बात कर जाती तो मुझे हैरत होती कि भाभी क्या बोल रही है। अगर दोबारा मैं उनसे पूछती तो वो बात को टाल देती। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद उनकी तबीयत खराब है। 15 दिन पूरे हो गए तो भैया फिर से घर वापस आ गए। मैं भैया के आने से बहुत खुश थी, मगर भाभी आज सुबह से ही परेशान और उदास लग रही थी। भैया के आने से भाभी को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती थी और ये बात देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है भाभी और भैया के बीच में कोई नाराज़गी चल रही हो और भाभी भैया से नाराज़ हो। आज भी मैंने भाभी को अपने कमरे की सफाई के इरादे से कचरे की बास्केट ले जाते हुए देखा तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगे। सुबह जब तक कचरा वाला कचरा लेने आया और मैं कचरे वाले को कचरा देने के लिए गई तो मैंने ये देखकर बेहोश होते होते बची। मेरा सर बुरी तरह चकरा गया था। मैंने दीवार के सहारे से खुद को गिरने से बचाया।
मैं ये सब कुछ क्या देख रही थी? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, क्या ये सब कुछ भाभी ने इस कचरे के डिब्बे में डाला है? अगर ये सब कुछ सच था तो ये बहुत ही अजीब सच था। कोई भी इंसान होशो हवास में ऐसी कैसे कर सकता है? आखिर मेरी भाभी को ऐसा क्या हो रहा था? मैं बहुत ज्यादा हैरत में थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी कचरे वाला आगे आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन मैंने कचरे के डिब्बे से वो चीज़ें निकाल ली। वो कचरे वाला खुशी खुशी आगे बढ़ रहा था। मुझे उसकी खुशी फूटी आंख नहीं भा रही थी। अब तक पता नहीं कितना कुछ बटोर चुका था ये, और अब फिर से दांत निकालता हुआ आ रहा था। जब मैंने उस कचरे वाले को कचरे का डब्बा दिया, उसने उन्हें कुछ तलाशना शुरू कर दिया। जब उसे वहाँ कुछ नहीं मिला तो वो उदास होकर चला गया। मेरे तन बदन में आग लगी हुई थी। फिर मैं गुस्से से अंदर आ गई। अब मैं भाभी के पास जा रही थी। मुझे भाभी से अपने बहुत सारे सवालों के जवाब लेने थे, लेकिन अंदर जाकर मेरा सामना भैया से हो गया। उन्होंने मुझे अपने साथ बिठा लिया। क्या बात है बेटा, क्यों परेशान लग रही हो? उनके पूछने की ही देर थी और मैंने गुस्से में बोलना शुरू कर दिया। भैया, मुझे भाभी से शिकायत है। वैसे तो वो बहुत खुश रहती है, पर जैसे ही आप आ जाते हैं उनका मूड खराब हो जाता है, चिड़चिड़ी हो जाती है, वो खोई खोई रहती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे भाभी आपके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। मुझे बहुत दुख होता है। आपने भी तो ये सब कुछ फील किया होगा ना? मैं एक ही सांस में सब कुछ बोल पड़ी। भैया ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और बाहर चलने को कहा। भैया मुझे बाहर लेकर चले आए। बेटा, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ बाहर लेकर आया हूँ ताकि हमारी कोई भी बात तुम्हारी भाभी ना सुन सके। अपनी भाभी के लिए तुम अपने दिल में कोई भी गलतफहमी पैदा मत करो। मगर भैया, ये गलतफहमी नहीं है, बल्कि ये तो सच है। मैंने अपने आंखों से ये सब कुछ देखा है। आप इन सब से अनजान हैं। भाभी शायद आपसे छुपाकर ऐसा करती है, मगर मैं बहुत परेशान हूँ। भाभी ने अपनी सारी जिंदगी संभाल संभाल कर गुजारी है। हर चीज़ का हिसाब किताब रखा है। छोटी सी छोटी चीज़ों पर भी वो खास ध्यान देती है, पर अब वो ऐसी अजीब अजीब हरकतें क्यों करने लगी है? तुम्हारी भाभी अपने बस में नहीं है। कुछ समय से वो डिप्रेशन का शिकार है। भैया की बात पर मैं गुस्सा हो गई और मैं उनसे कहने लगी कि भैया, आप भाभी की साइड मत लो। आप कितने कमजोर कब से हो गए कि गलत बात पर उनकी तरफदारी कर रहे हो? आखिर ऐसी क्या बात है जो आप इतने मजबूर हो गए हैं और भाभी की गलती पर पर्दा डाल रहे हैं? बेटा, मैं कोई गलती पर पर्दा नहीं डाल रहा और ना ही मैं उसकी साइड ले रहा हूँ। तुम एक बार ध्यान से मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। मगर भैया, आप ये सब कुछ तो जरा देखे। आज सुबह जब मैं कचरे वाले को कचरा देने लगी तो मैंने कचरे की बास्केट में ये सब देखा और मैं हैरान रह गई। रात को भाभी अपने कमरे की सफाई के बहाने से कचरे का ये वाला बास्केट अंदर ले जाती है और बास्केट में ऐसी चीजें डाल देती है, और आप पता नहीं कब से ये सब कुछ चल रहा है। कचरे वाले की तो ऐश हो रही है। अब उन्हें ऐसा क्या हो गया है? कचरे की बास्केट में तो भाभी अपने पैसे, आपके लाए हुए महंगे महंगे गिफ्ट डाल देती है। आपकी और भाभी की शादी की फोटो के 2 टुकड़े फटे हुए उस कचरे के डिब्बे में पड़े हुए मिले। कल ही तो आप ये महंगा वाला ईयरिंग भाभी के लिए लाए थे। क्या हो गया है भाभी को आखिर? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। अगर आप जानते हैं तो प्लीज मुझे बताइए, मेरी परेशानी दूर करें। कैसे कोई औरत इतने महंगे और इतने कीमती गिफ्ट और पैसे कचरे के बास्केट में डाल सकती है? बेटा, आज मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। तुमने डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का तो सुना ही होगा और पढ़ा भी होगा, क्योंकि तुम साइकोलॉजी की स्टूडेंट हो। तुम्हारी भाभी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है, जिसमें इंसान अपने आप को अलग अलग रूप में ढाल लेता है। वो एक ही समय में अपने कई रूप देता है। इस बीमारी के मरीज को खुद अलग अलग रूप देखकर अलग अलग इंसान समझने लगता है। कुछ मरीज जो बहुत सारी पर्सनालिटी का शिकार होते हैं, मगर तुम्हारी भाभी वैसे तो सारा टाइम अपने ही रूप में रहती है और जीती है, मगर जैसे ही मैं घर पर आता हूँ खुद को एक अलग इंसान समझती है और मुझसे नफरत करती है, मुझे पसंद नहीं करती। मेरी नफरत उसके दिमाग में इस कदर हावी हो जाती है कि मेरे दिए गए पैसे, मेरे लाए गए गिफ्ट तक वो फेंक देती है। पूरा हफ्ता तुम्हारी दीदी इस फेस में रहती है। जैसे ही मैं चला जाता हूँ वो फिर से अपने रूप में वापस आ जाती है। इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि वो तो बीमार है। उस बेचारी को तो खुद भी नहीं पता कि वो अपने साथ क्या कर रही है। मैं तुम्हारी भाभी को इसलिए कुछ नहीं बोलता। तुम्हारी भाभी ने सारी जिंदगी हमारे लिए इतना कुछ किया, हम सब उसके लिए इतना नहीं कर सकते? ये सब सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। लेकिन भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? भाभी तो बिल्कुल ठीक थी और ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया? जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ऐसे मरीजों का कोई ना कोई कनेक्शन उनके पास से जुड़ा होता है। उनके बचपन में या फिर उनकी जवानी में कोई ऐसा हादसा हुआ होता है जिसकी वजह से वो आगे उम्र के किसी न किसी हिस्से में इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं।
हाँ बेटा, ऐसा ही समझ लो। सच में हर कहानी के पीछे कोई ना कोई वजह या किस्सा जरूर होता है जो इंसान के अतीत से जुड़ा होता है। इंसान उम्र के किसी भी हिस्से में रहनी दबाव, डिप्रेशन, इस तरह की किसी भी मेंटालिटी की बीमारी का शिकार होता है तो इसकी खास वजह अतीत के किए गए गलत बर्ताव का ही नतीजा होता है। तुम्हारी भाभी के साथ भी ऐसा ही हुआ है, जिसकी वजह से आज उसकी ये हालत है। तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी और शरीफ लड़की थी। वो माँ की दोस्त की बेटी थी, मगर उसके माता पिता देश से बाहर रहते थे। तुम्हारी भाभी भी अपने माता पिता के साथ दुबई में रहती थी। जब शादी के लिए वो हिंदुस्तान आई और तो और उनके माता पिता अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने लगे, तब फौरन माँ ने उनसे मेरे लिए तुम्हारी भाभी यानी कि शीतल का हाथ मांग लिया। शीतल के माता पिता फौरन शादी के लिए राजी हो गए, क्योंकि मेरी माँ और शीतल की माँ आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कहा कि मेरी माँ से बढ़कर उनको किस पर भरोसा हो सकता है। मुझे विश्वास है मेरी बेटी मेरी दोस्त के घर में बहुत खुश रहेगी और मैं भी बेफिक्र होकर दुबई वापस चली जाऊंगी। मगर ये सब उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी और वो अपनी बेटी की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गए। इस तरह हमारी चट मंगनी और पट ब्याह वाला किस्सा हो गया। तुम उस समय पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहती थी। शीतल बहुत ही अच्छी लड़की थी। मैं बहुत खुश था। हमारी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि माँ ने धीरे धीरे सास होने का हक जमाना शुरू कर दिया। वो हर काम में शीतल को रोक टोक लगाती रहती, उसके हर काम में खोट निकालती थी। जब भी वो खाना बनाती तो माँ उसके हाथ का खाना नहीं खाती थी, बल्कि उससे डांटने लग जाती कि खाना अच्छा नहीं बनाया है, जबकि खाना बहुत ही अच्छा बना होता था। मगर शीतल चुप रहती, कभी माँ को उल्टा जवाब नहीं देती थी। जब शीतल उनको कुछ नहीं कहती थी तो माँ और ज़्यादा चिढ़ जाती और कहती कि तुम्हें मेरी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो मेरी बात का कोई जवाब नहीं देती हो। खुद को पता नहीं क्या समझती है। दुबई में पता नहीं कैसे रही होगी, किस किस के साथ चक्कर रहा होगा तेरा, इसीलिए तेरे माता पिता जल्दी जल्दी में शादी करके यहाँ से चले गए। ऐसी बातें सुनकर भी शीतल खामोश रहती थी, आंखों में शिकायतें और बेबसी से मुझे देखती रहती। मैं बहुत डरपोक किस्म का इंसान था। मैं वहाँ से बहुत डरता था। उनके आगे मेरी चूं भी नहीं निकलती थी, चाहे वो सही बात कर रही हो या फिर गलत। मैं अपनी माँ के सामने गूंगा और बहरा बन बैठा रहता। अपनी पत्नी की तरफ से कुछ भी नहीं बोल पाता था। कमरे में आकर शीतल से माफ़ी मांगता था और अपने डर को माँ की इज्जत का नाम देकर उस पर पर्दा डालता था। शीतल शुरू शुरू में मुझसे बहुत नाराज़ होती थी। कमरे के अंदर घुट घुट कर रोती रहती थी और बोलती थी कि मुझे आंटी की किसी भी बात का इतना बुरा नहीं लगता जितना इस बात से लगता है कि वो मेरे चरित्र पर इल्ज़ाम लगाती है। मैं किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो मेरे चरित्र पर उंगली उठाए, मगर मैं बेबस हूँ आपकी वजह से। मगर आपको भी अपनी माँ को समझाना चाहिए। उस समय मैं शीतल की बात समझने की बजाय उल्टा उस पर ही गुस्सा हो जाता था। मैंने उससे कहा ठीक है, फिर मुझसे डिवोर्स लेकर वापस चली जाओ अपने माता पिता के पास। उसने कहा मैं तो ये ज़रूर करती, मगर इसलिए चुप हूँ कि मेरे ऐसे करने से मेरे माता पिता की परवरिश पर उंगली उठेगी। लोग कहेंगे देश से बाहर रहती थी, लड़की के चाल चलन अच्छे नहीं थे, शादी के नाम पर इस घर में नहीं रह पाई, अपनी सास और पति से नहीं बना पाई। और मैं लोगों को ऐसा मौका नहीं देना चाहती थी कि कोई मेरे बारे में ऐसी बात करे या कोई मेरे माता पिता की परवरिश पर उंगली उठाए। सिर्फ इसीलिए ये जहर का घूंट मैं पी रही हूँ। मेरी माँ का बर्ताव दिन ब दिन और ज़्यादा खराब होता जा रहा था। अब मैं भी माँ के इस बर्ताव से बहुत ज़्यादा तंग आ गया था। उन्होंने शीतल की ज़िंदगी नर्क बना रखी थी। इसी बीच मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया, तो मैंने सोचा भगवान का भला हो, अब मैं शीतल को अपने साथ लेकर चला जाऊँगा। माँ ने अपना घर खुद भी नहीं छोड़ा और ना ही शीतल को मेरे साथ जाने दिया। कहने लगी कि तुम छुट्टियों में आते जाते रहना, शीतल मेरे साथ ही रहेगी। तुम तो काम पर चले जाओगे, तुम्हारे पीछे ये घर में अकेली होगी। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में, और तुम्हारी पत्नी तो वैसे भी खुले माहौल में पड़ी बड़ी है। आज के दौर में किसी का कोई भरोसा नहीं है। इधर पति घर से बाहर निकला, उधर पत्नियां अपने यार को बुला लेती है। मुझे माँ की इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा प्लीज़ आप कुछ सोच समझ कर बोला करो। शीतल मेरी पत्नी है, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई उसके बारे में ऐसी बात करे या उसके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगाए। पहली बार मैंने हिम्मत करके माँ को जवाब दिया था, मगर इसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। उसके बाद माँ ने मुझे तो जो सुनाया वो ठीक है, पर शीतल के साथ उनका बर्ताव और ज़्यादा बुरा हो गया। माँ की जिद के आगे मैं हारकर शीतल को उनके साथ अकेला छोड़कर यहाँ दूसरे शहर में आ गया। मैं भी घर के हालात से बहुत तंग आ गया था। अब मैंने परेशान होकर उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया था और सोचा कि अगली बार माँ को ज़बरदस्ती राज़ी कर लूँगा और शीतल को मेरे साथ यहाँ ले आऊँगा। मगर जब मैं छुट्टियों में घर आ गया तो मुझे खुशखबरी मिली, और अब तो माँ शीतल को किसी हाल में मेरे साथ जाने नहीं दे रही थी। अब शीतल पूरी तरह से माँ के रहमो करम पर पल रही थी।
पर इस हालत में भी माँ ने उसे तंग करना बंद नहीं किया, बल्कि उनसे इतना तंग किया कि उसके बर्दाश्त की हद ही खत्म हो गई। अब जब भी मैं घर वापस आता तो शीतल मुझसे कतराती रहती, मेरे सामने नहीं आती थी, गंदे कपड़े पहनकर घूमती रहती, मुझसे बात तक नहीं करती थी। वो दिल ही दिल में मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। एक दिन मैंने ज़बरदस्ती अपने साथ उसे रोक लिया और पूछा कि तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझसे इतनी नाराज़ क्यों रहती हो। तब शीतल बोली, इसीलिए क्योंकि मैं आपसे सच में तंग आ गई हूँ। अब मुझे आपसे नफरत हो गई है, मेरा आपसे बात करने को दिल भी नहीं करता। आप जब अपनी पत्नी का साथ नहीं दे सकते, उसका सहारा नहीं बन सकते, उस पर इल्ज़ाम लगाने वाले लोगों को रोक नहीं सकते, सही या गलत नहीं बता सकते, वो मर्द किस काम का। ऐसे कमज़ोर मर्द से शादी करने से अच्छा था कि मैं कुंवारी ही रहती। मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने शीतल के साथ सही नहीं किया और उसे अकेला छोड़ दिया, और माँ ने उसे हर तरह से परेशान किया। वो बहुत मुश्किल दौर से गुजरी थी, वो माँ बनने वाली थी। इस समय मुझे उसका साथ देना चाहिए था, इसी चलते उसका मिसकैरेज हो गया। मगर अफसोस, तब भी माँ ने शीतल पर तरस नहीं खाया। माँ उस समय भी उसे परेशान करती रही। माँ जब इस दुनिया से चली गई तब बहुत मुश्किलों से शीतल कुछ नॉर्मल हुई। माँ के जाने के बाद मैं शीतल को अपने साथ इस शहर में ले आया, उसे समय दिया, प्यार दिया, तब धीरे धीरे वो नॉर्मल होती चली गई। मगर अब कुछ अरसे से वो फिर अजीब से बर्ताव करने लगी। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने उसे सब कुछ पूछा, कुछ टेस्ट वगैरह करवाए। शीतल से पूरे तरीके से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि ये डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो गई है और खुद को अलग अलग रूप में देखने लग जाती है। शीतल कुछ साल पीछे चली गई है, जब हमारी नई नई शादी हुई थी उस समय में। अब हमें समय है कि तुम्हारी भाभी पहले जैसी एकदम से ठीक हो जाए। अब हम सबको उसका बहुत ख्याल रखना है। शीतल ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, अब हमारी बारी है कि हम सब मिलकर शीतल के लिए कुछ करें। यही वजह थी कि उम्र के इस हिस्से में पहुंचकर फिर से वो पीछे चली गई और दूसरे रूप का शिकार हो गई है। भैया की बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं अपनी भाभी को इस तकलीफ में नहीं देख सकती थी। इस तकलीफ को उन्होंने दोबारा महसूस किया। मैं अपनी भाभी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। अब मैं उन्हें अच्छा अच्छा समय याद दिलाती रहती। हम सब बैठकर एक साथ मस्ती मजाक करते ताकि वो अपने असली रूप में वापस आ सके। हम सब मिलकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी माँ जैसी भाभी जल्दी से ठीक हो जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपकी कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बार ज़रूर दबाएं ताकि अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।